जी उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि मंच पर उभारने का कष्ट करें। आदरणीय भारत का प्रयास श्री प्रवीण गुप्त जी प्रवीण प्रभात के माध्यम से को हम जानते हैं तो प्रताप के नाम से। प्रताप के माध्यम से पंडित गणेश शंकर विद्यार्थी ने आजादी के आंदोलन में जो प्राण फूके वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। निश्चित तौर पर अखबार निकालना और अखबार को उसकी जो 3 प्रमुख शर्तें हैं कि अखबार में निष्पक्षता होनी चाहिए और उस खबर में विश्वसनीयता होनी चाहिए। हमारे बीच में शहर के वरिष्ठ पत्रकार उपस्थित हैं, लिए यहाँ उपस्थित हैं। मैं अनुरोध कर रहा हूँ श्री प्रवीण गुप्त जी से हैं या थे आज़ादी के आंदोलन में समाचार पत्रों का अपना एक विशिष्ट योगदान रहा है। हम देखते हैं कि हमारे जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े लोग थे वे किसी न किसी समाचार पत्र से जरूर जुड़े थे। हिंदुस्तान के शुरुआती दौर के साहित्यकार किसी न किसी समाचार पत्र के संपादक थे। हम बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र की, पंडित प्रताप नारायण मिश्र की, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, मुंशी प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद की, अन्य बहुत सारे आज़ादी के पहले बहुत सारे हमारे साहित्यकार ऐसे थे जो किसी न किसी पत्र या पत्रिका के संपादक थे। और उन पत्र पत्रिकाओं ने निश्चित तौर पर साहित्य के साथ साथ आज़ादी के आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चाहे मतवाला हो, चाहे दिनमान हो, चाहे वसुधा हो, ज्ञानोदय हो, ढेर सारी पत्रिकाएं हैं ऐसी जिन पे हम साहित्य तो जानते ही हैं उनके माध्यम से। बाकी आज़ादी के आंदोलन की ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमने उन पत्र पत्रिकाओं को पढ़ करके जानी है, लोगों के पास पहुंचती हैं। लेकिन फिर भी समाचार पत्रों का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। एक शायर हैं शहजाद अहमद, वो कहते हैं कि 10 बजे रात को सो जाते हैं खबरें सुनकर, 10 बजे रात को सो जाते हैं खबरें सुनकर, आंख खुलती है तो अखबार तलाश करते हैं। इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि भले ही हमें रात में कोई खबर मिल जाए लेकिन जब तक पढ़ ना लें, बहुत सारे लोगों की सुबह तो अखबार के साथ होती है, चाय के साथ उन्हें अखबार अवश्य रूप से चाहिए होता है। पत्र बहुत सारे प्रकाशित होते हैं लेकिन दैनिक समाचार पत्रों में खबरों का क्रम निरंतर बना रहता है, इसलिए वैचारिक आलेखों के लिए उसमें बहुत कम जगह होती है। साप्ताहिक समाचार पत्र को ये सुविधा होता है या उन्हें चूंकि सप्ताह में एक बार प्रकाशित होना है तो बुंदेलखंड क्षेत्र के जो विभिन्न पहलू हैं प्रभाव समाचार पत्र चला पाएगा ऐसी मुझे उम्मीद है। देश प्रदेश के साथ ही छतरपुर के समाचार पत्रों की श्रृंखला में एक और नाम साप्ताहिक प्रवीण प्रभात समाचारों का सवेरा। हमारे आज के सम्मानीय मुख्य अतिथि डॉक्टर राकेश मिश्र जी। सर थोड़ा सा पास होंगे क्या, हल्का सा प्लीज। गरिया जी, पुलिस अधीक्षक माननीय वरिष्ठ पत्रकार श्री राकेश शुक्ल जी, श्री भरत पाठक जी एवं संपादक मंडल के सदस्य, आप सबसे अनुरोध है एक बार जोरदार करतब ध्वनि कर एक गर्मामय आयोजन को भव्यता प्रवीण दबरा बस थोड़ा सा पास ही रहिए। जस्ट व्यास जी। जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बड़े चैनल शुरू हुए तो संवाददाता लोगों ने छतरपुर में रखना ज्यादा बेहतर समझा। वनस्पति सागर के संभागीय मुख्यालय
देश प्रदेश के साथ ही छतरपुर के समाचार पत्रों की श्रृंखला में एक और नाम साप्ताहिक प्रवीण प्रभात समाचारों का सवेरा। हमारे आज के सम्मानीय मुख्य अतिथि डॉक्टर राकेश मिश्र जी, सर थोड़ा सा पास होंगे कि हल्का सा प्लीज। जड़िया जी, पुलिस अधीक्षक माननीय जस्ट वरिष्ठ पत्रकार श्री राकेश शुक्ल जी, श्री भरत पाठक जी एवं संपादक मंडल के सदस्य, आप सबसे अनुरोध है एक बार जोरदार करतब ध्वनि कर इस गर्मामय आयोजन को थोड़ी से भरता प्रवीण दबरा बस थोड़ा सा पास ही रहिए। जस्ट व्यास जी। जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बड़े बड़े चैनल शुरू हुए तो संवाददाता लोगों ने छतरपुर में रखना ज्यादा बेहतर समझा। वनस्पति सागर के संभागीय मुख्यालय जिस तरह से इस समाचार पत्र के साप्ताहिक समाचार पत्र के प्रकाशन का जो दायित्व निभा रहे हैं, वो उसको अगर हम देखें तो लोग कहते हैं कि आज चूंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है तो समाचार पत्रों की वो भूमिका नहीं रह गई, पर समाचार पत्र नहीं, ये वास्तव में गजट है, दस्तावेज है जो हर युग हर समय काम आता है। व्यापारिक तौर पे अगर हम कहीं बात होती है तो ये कहा जाता है कि पहले लिख पीछे देख, भूल पड़े तो कागज से दे। यह हालांकि व्यापारिक भाषा है, पर ये जीवन के यथार्थ में भी ये यथावत लागू है। लेने की कोशिश की जब हमारे देश की सरकारें समाचार पत्रों की तरफ से ध्यान हटाकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ जा रही है और विज्ञापनों का एक दौर वहां चल रहा है, उस समय यदि कोई अखबार चल रहे हैं वो अपने खून से चलाएंगे, खून से लिखेंगे और खून से ही लोगों तक पहुंचाएंगे, ऐसा मैं समझता हूं। एक अच्छी शुरुआत है। छतरपुर को अपने भारतवर्ष में इस बात के लिए भी जाना जाता है कि एक जिला केंद्र है और बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर पंजीयन है दैनिक, साप्ताहिक, मासिक समाचार पत्रों का, और अखिल भारतीय स्तर पर नेशनल लेवल पर अपने यहाँ से पत्रकारिता में जो लोग पहुँचे हैं उनको भी हमें याद करना ही चाहिए। राजेश भाई साहब, राजेश बादल जी पहुँचे, विभूति नारायण जी अपने यहाँ से पहुँचे, अभी हमारे बीच में नहीं रहे, अपने परिवार के ही हैं, लेकिन उन्होंने कई ऐसे मुद्दों को प्रांतीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर उठाया, पहुंचाया और सफलता तक उन चीज़ों को लेकर के गए। चाहे वो खोजी पत्रकारिता रही हो, उसमें भी अपने एक छतरपुर की पत्रकारिता का बहुत बड़ा योगदान है। कभी भी जन्म और मृत्यु जैसी कोई घटनाएं होती नहीं है, रूपांतरण होता है। प्रवीण प्रभात का भी कोई नया जन्म मुझे दिखाई नहीं देता, ये भी एक रूपांतरण है, क्योंकि प्रवीण गुप्त जी जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, जिस परिवार से आते हैं, आनुवांशिक रूप से उनमें लेखन की क्षमताएं विद्यमान थीं और वो तमाम संगठनों के माध्यम से अभी तक अभिव्यक्त हो रहे थे। अब एक साप्ताहिक अखबार के माध्यम से भी वो अभिव्यक्त होंगे, इसलिए ये एक सुखद रूपांतरण है और हम सभी इसका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। प्रवीण प्रभात एक ऐसा अखबार बनेगा, क्योंकि छतरपुर में जैसा कि आदरणीय अर्जलिया जी बता रहे थे कि बहुत सारे समाचार पत्र पहले से ही हैं, सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर के पत्र पत्रिकाओं के तमाम साथी यहाँ काम कर रहे हैं। फिर अपनी इंडिविजुअलिटी बचाते हुए लेखन करना, ये बहुत चुनौतीपूर्ण काम, एकमात्र चुनौतीपूर्ण काम यही होता है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जिस पृष्ठभूमि से प्रवीण प्रभात का जन्म हुआ है, उस पृष्ठभूमि से एक नवीन अखबार हमें देखने को मिलेगा, जहां साहित्य की महक भी होगी। बताना पड़ता है कि हम मजाक कर रहे हैं। मजाक करने के पहले आमतौर पर बताना नहीं होता था, लोग सामने समझ जाते थे और वो हंस देते थे। लेकिन अब बहुत संवेदनशीलता बढ़ गई है, लोगों को बताना पड़ता है कि भाई ये मजाक है और उसे गंभीरता से नहीं लेना है। तो इसी तरह का एक व्यंग आज के अंक में जो प्रकाशित हुआ है, इस व्यंग की पृष्ठभूमि या इसकी प्रेरणा मुझे तब मिली जब पिछले दिनों मैंने अखबार में पढ़ा कि चाइना ने
एक सूरज बनाया है आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से, जो हमारा प्राकृतिक सूर्य है उससे कई गुना ज़्यादा गर्म है। पता नहीं क्यों बनाया, लेकिन उन्होंने बना लिया है। तो मुझे ये प्रेरणा मिली कि ये इतने बुद्धिमान लोग खतरनाक हैं। तो इसीलिए एक ये व्यक्तिबोध आप सभी के समक्ष उपस्थित है। शीर्षक है मूर्खता एक नैसर्गिक गुण है, इसका सम्मान करें। वर्तमान समय गलाकाट स्पर्धा और हर कीमत पर कामनाओं की पूर्ति को जायज ठहराने वाला समय है। जीवन में धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा पाने के लिए हम इंसान प्रकृति द्वारा दिए गए एक मूल गुण को सबसे पहले नष्ट करने लगते हैं, मूर्खता। यही वह नैसर्गिक और बहुमूल्य गुण है जिसे कुदरत ने हमारे जन्म के साथ ही हमारे भीतर स्थापित करके भेजा था। सोच कर देखिए, बचपन में जब आप नादान बच्चे थे तब आप प्रकृति और प्रसन्नता के कितने निकट थे। फिर पूरे समाज में मिलकर आपसे आपकी मूर्खता को छीनने का जतन शुरू कर दिया। आपको स्कूल कॉलेज भेजकर होशियार बनने के लिए विवश किया गया। ना चाहते हुए भी आप गैर जरूरी जानकारियों को एकत्र करते रहे और किसी दूसरे के अनुभवों को आंख बंद कर सत्य के रूप में धारण करते रहे। किसी सामाजिक परंपरा के कारण अनेक पीढ़ियों ने क्रमबद्ध तरीके से अपने मूल कुदरती गुण यानी मूर्खता का क्षरण कर दिया है। आज संसार मूल मूर्खों की कमी से जूझ रहा है। अब मूर्ख तो हैं, लेकिन मूर्खता विलुप्त हो रही है। मूर्ख व्यक्ति गलत जानकारियों को इकट्ठा करके ना तो मूर्ख रह गया है और ना ही विद्वान हो सका है। ऐसे अद्भुत लोग ही चालाक लोगों के काम आते हैं। देश में भ्रष्टाचार, दंगे, फसाद, सांप्रदायिकता की जहरीली खेती के लिए खाद बन जाते हैं। मूलतः मूर्ख व्यक्ति अपने जीवन में प्रसन्न रहता है, लेकिन अद्भुत ज्ञानी अपने जीवन का आनंद तो होते ही हैं, दूसरों की जिंदगी में भी उपद्रव ले आते हैं। ये बेचारे घोड़े के कुत्ते की तरह घर और घाट दोनों को करवा देते हैं। आप किसी की सीढ़ी बने, इससे अच्छा है कि अपनी मूर्खता की रक्षा करें। उसके भीतर छिपी ईश्वरीय सुंदरता को पहचाने, उसका आनंद लेकर काम मुक्त जीवन व्यतीत करें। स्वयं को मूर्ख मानकर खुद से प्रेम करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि ऐसा मान लेने से आपके अहंकार को छोड़ सकते हैं। वही अहंकार जिसे आपने बड़े जतन से कमाया है, लेकिन इसी अहंकार ने आपके जीवन में अनेक समस्याएं भी तो खड़ी की हैं। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप कुछ नहीं थे तब आपके पास अहंकार भी तो नहीं था? मूर्खता जाने और समझदारी आने के साथ आप में स्थायी रूप से अहंकार, कामना और क्रोध रूपी 3 दुर्गुण आ जाते हैं। क्योंकि समझदारी बाहर से आई है, वह प्रकृति के प्रवाह का हिस्सा नहीं है, जबकि मूर्खता प्रकृति प्रदत्त गुण है जो आपके जीवन में सतत रूप से प्रवाहित होता है। आप अपनी मूर्खता की जितनी रक्षा करेंगे उतने स्वस्थ रहेंगे। भूख, भय, निद्रा और मैथुन की तरह मूर्खता भी आपकी आत्मा का मूल गुण है। बुद्धिमान बनने के चक्कर में अपनी आत्मा से छेड़छाड़ मत कीजिए, क्योंकि आप लाखों रुपए का शुल्क देकर बुद्धिमान तो बन सकते हैं, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करके भी आप मूर्खता नहीं सीख सकते, क्योंकि ये सिखाई जाने वाली कला है ही नहीं। ये तो ईश्वरीय उपहार है। यदि खुदा ने प्रसन्न होकर आपको नादानी से नवाजा है तब तो ठीक है, अन्यथा आपका जीवन बेकार हो जाता है। फिर आप घटिया चुटकुलों पे खुलकर नहीं हंस पाते, आप अभाव में संतोष नहीं खोज पाते, आप कुरूप और स्वरूप के भेद में उलझ जाते हैं। आप बुद्धिमान तो बन जाते हैं, लेकिन अच्छे इंसान नहीं बन पाते हैं। इसलिए स्वयं सहित संसार के हर मूर्ख से स्नेह करें, उसका सम्मान करें। धरती की शांति और इसकी सुंदरता मूर्खों पर निर्भर है। याद रखिए, एक दिन ये धरती कथित बुद्धिमानों द्वारा ही खत्म की जाएगी, तब नादानों का कोई कसूर नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी। ये जो मीडिया है वो सबसे ज़्यादा उभरता हुआ है और इसका जो बाज़ार है वो बहुत ही बड़ा है। 1780 से कलकत्ता से शुरू हुआ बंगाल गज़ेट हमारा पहला अखबार था जो प्रकाशित हुआ, और आज की तारीख में ये बहुत गौरव का विषय है कि हमारे यहाँ पे लगभग 1,18,240 पंजीकृत प्रकाशन हैं। इसी के साथ 17,160 ऐसे समाचार पत्र हैं जो डेली छपते हैं। 880 उपग्रह चैनल हैं, 380 समाचार चैनल हैं। ये पंक्तियाँ पहले भी बताई गई हैं, पर ये बहुत गौरव का विषय है कि हमारे यहाँ पे इतने लोग हैं जो लगातार समाज को जागरूक करने के लिए, मुद्दे उठाने के लिए, विषय उठाने के लिए सजग हैं और समाज के लिए समर्पित हैं। वहीं एक
बहुत बड़ी तादाद में श्रोता भी हैं जो लगातार इनको देखते हैं, इनको पढ़ते हैं और अपनी धारणाएं इनके आधार पर बनाते हैं। 2 पंक्तियां समर्पित हैं आज के कार्यक्रम के लिए। खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। ये उपयुक्त समय है। सामान्य तौर पे पत्रकारिता का जो उद्देश्य है वो परिवर्तन होता है। परिवर्तन, नया जो समतावादी समाज है, न्याय प्रिय या फिर जो न्याय दिलाना है, वो एक माध्यम बनता है। चाहे वो हमारा मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट हो, कहीं ना कहीं पे हमें एक ध्येय तय करना होगा कि हम अपनी लेखनी से या जो हम बोलते हैं उसके माध्यम से हमारा उद्देश्य क्या है। पूर्व में यदि देखा जाए तो बहुत वर्षों तक हमारा देश गुलाम रहा। अंग्रेज़ों को उखाड़ फेंकने के लिए जिस माध्यम की सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी या जिसका सबसे ज़्यादा योगदान था, वो हमेशा से पत्रकारिता ही थी। चाहे बाल गंगाधर तिलक जी ने केसरी के माध्यम से, गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने प्रताप के माध्यम से, या गांधी जी ने यंग इंडिया के माध्यम से, इन सभी ने समाज में अंग्रेज़ों के द्वारा जो शोषण था, चाहे वो आर्थिक स्तर पे हो, चाहे वो सामाजिक स्तर पे हो, या बटरा बाट करने की जो रणनीति थी उसके तहत जो उन्होंने राज किया, उन स्थितियों को, परिस्थितियों के समाज के सामने जब लाए तो एक जन चेतना की स्थिति बनी जहाँ पे लोग जागरूक हुए कि हमें ये बदलाव चाहिए। इन्हीं समाचार पत्रों के माध्यम से हमारा देश आज़ाद हो सका। अगला जो पड़ाव था, जो मीडिया के लिए सबसे बुरा था या सबसे चैलेंजिंग था, वो इमरजेंसी का था, जहाँ पे संविधान की जो मूलभूत अधिकार आपको दिए गए थे वो छीने गए थे। एकमात्र मीडिया ही ऐसा माध्यम था जो तब के शासन और सरकार से लगातार सवाल पूछता रहा और उसको ये बताता रहा कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, पर संविधान की जो मूलभूत नियम हैं, कायदे हैं जो तय किए गए हैं, वो हमेशा समान रहेंगे और हम उनका सम्मान करेंगे। इसीलिए मीडिया का जो सम्मान आज भी है वो इसी कारण से है कि हमेशा जो मुद्दे आप उठाते हैं वो कहीं ना कहीं समाज से जुड़े होते हैं। अगली चर्चा भ्रष्टाचार को जब आप उजागर करते हैं, चाहे वो तहसील स्तर की हो, थाने स्तर की हो, जिला स्तर की हो, प्रदेश स्तर की हो, देश के स्तर की हो, हमेशा वो जनता से जुड़ाव देखती है और कहीं ना कहीं ये मुद्दे जो आप उठाते हैं बहुत आवश्यक रहते हैं, क्योंकि यदि आप नहीं होंगे सरकार और जनता के बीच में तो कोई व्यक्ति मानेगा ही नहीं कि उसने कोई गलती की है। हर व्यक्ति को सही दिशा देने के लिए, सही कार्य करने के लिए, प्रेरित करने के लिए आपकी आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। उसको भाषा के बारे में बड़ा संतुलन की आवश्यकता है आज के दौर में। और मैं ये मानता हूँ कि चाहे वो छतरपुर की बात हो, प्रदेश की बात हो या राष्ट्रीय स्तर की बात हो, हिंदी पत्रकारिता में खासतौर से प्रिंट मीडिया में भाषा का अभाव देखने को सर्वत्र मिलता है, तो बड़ी दुखद बात है। समाचार कैसे छापा जाए, उसकी हेडिंग क्या होना चाहिए, इसका बड़ा अभाव देखने को मिल रहा है। आप राजनीतिक समाचार को देख लीजिए किसी अखबार में कि फला नेता ने उन पर हमला बोला, क्या है अभी है? कैसा हमला? अरे आरोप लगाया, ये तो कहा जा सकता है। बहुत सारे शब्द हैं जिनका उपयोग होना चाहिए, वो पूरी तरह से गायब होते जा रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो वो तो उससे भी आगे। मैं पत्रकारिता के बारे में ना तो राष्ट्रीय स्तर पर बात करना चाहूँगा और ना ही प्रदेश की पत्रकारिता पर। मैं अपने छतरपुर जिले के बारे में ज़रूर चर्चा करूँगा, जैसा कि भाई रविंद्र व्यास जी ने संकेत किया था कि छतरपुर की पत्रकारिता का जो इतिहास रहा है उसको मैं बताऊँ। भूचाल सा आता था कि ये खबर अखबार में छपी है। आप सब जानते हैं राजनीतिक क्षेत्र में
किसी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ या पक्ष में कोई एक खबर छपती थी तो उसको मुद्दा बना के विधानसभा से लेकर के हंगामा होता था और पता चलता था कि उसमें प्रश्नकाल लगा वो अगले आदमी का प्रमोशन हो गया या डिमोशन हो गया। तो आपकी कलम की ताकत वो थी और आप वो ताकतवर लोग हैं जो भगवान नारद जी आपके गुरु हैं, नारद जी का काम ही है और आप हर कथा में सुनते हैं नारायण नारायण। नारायण जी को चैन नहीं पड़ी तो मृत्यु लोक में धीरे से भ्रमण किए और देवताओं तक खबर दिए और देवताओं के पास से चले तो ब्रह्मा विष्णु महेश के पास कहीं ना कहीं पहुंच गए। ये हमारे जीवन की शैली का एक भाग होता था। श्रीमान शर्मा जी ने पत्रकारिता का इतिहास, अखबारों की संख्या, समाचार, ये सब बहुत डिटेल में बताया। आज के परिप्रेक्ष्य में मुझे कुछ बातें कहनी थी। ये प्रवीण प्रभात का साप्ताहिक अखबार प्रारंभ करना ये उल्टी गंगा बहाने जैसा काम है, ऐसा मैं प्रवीण जी को बार बार कह रहा था। ये कह रहे थे हमको अखबार निकालना है, अखबार निकालना। मैंने भैया बहुत अखबार निकालना खर्चीला काम है। विज्ञापनों की स्थिति आपके पूर्व वक्ताओं ने, अजरिया जी ने और रविंद्र व्यास जी ने कही है। ऐसे समय में विपरीत धारा में कैसे चलोगे? दूसरा, पत्रकारिता और सोशल मीडिया आज मिक्स हो गई है, मिलावट के दौर में है। खबरों की सनसनी इतनी है कि हमको हर समय व्हाट्सएप पर चेक करते थे क्या नई घटना हुई। और मुझे तो लगता है कुछ चैनलों ने नाम भी सनसनी ग्रुप रखा है या सर्च स्टोरी रखा है या उसमें जो है रखा है कि नए नए शब्द नाम रखे। तो हम भी उसी तरह से देखने की कोशिश करते हैं। राकेश भाई साहब ने जो विषय कहा कि वास्तव में क्या हम जो लिखते हैं उसकी कोई नवीनता, मौलिकता या उसमें से कुछ सच्चाई है क्या? अंकुर यादव जी का लेख इस अखबार में छपा हुआ है व्यंग्य के नाम पे। शायद हमें तो लगता है हर हफ्ते लिखो तो बहुत ही अच्छा होगा, एक अखबार की रोचकता बनी रहेगी। प्रवीण जी इनसे रिक्वेस्ट करो, वैसे के बाद बहुत काम रहता है क्योंकि अखबार पहले केवल समाचारों के लिए नहीं होता था और ये तो साप्ताहिक समाचार पत्र है। इसके तो बहुत सारे संघर्षों से गुजरना पड़ेगा, लेकिन मुझे अपने मित्र प्रवीण जी पर भरोसा है कि उनकी जो लगन और इच्छा शक्ति है उसके आधार पर लगता है कि वो इस काम को बखूबी कर लेंगे। आज प्रवीण जी से मैंने कहा कि आपने जिस वर्ग को यहाँ बुलाया है, इनकी छतरपुर में बहुत बड़ी संख्या है और बहुत ढंग से समाचार पत्र छपते हैं। और मुझे तो लगता है कि पहले जब हम सोते थे रात को तो अगले दिन सवेरे 6-7 बजे होकर आता तब अखबार मिलता था। अभी स्थिति हो गई है कि कई बार तो हमें रात को 11 बजे पूरे 8 पेज के अखबार मिल जाते हैं। तो अखबारों का समय चक्र और कैलेंडर भी बदल गया है। कहने का तात्पर्य कि हाल दौर ऐसा है कि हर चीज बदलाव की तरफ चल रही है, ये कहाँ तक चलेगी। मैं मुख्य अतिथि लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो प्रवीण जी ने सम्मान दिया उसके लिए आभारी हूँ। आप सबके बीच में अपने न्यास के माध्यम से सेवा कार्यों के लिए आता रहता हूँ। मुझे लगता है कि पहले पत्रिकाएं निकलती थी, पाक्षिक भी होती थी, मासिक भी होती थी, उनमें जो राइटअप आता था उसको लोग गौर से 15 दिन बाद भी पढ़ते थे और जैसे कहा कि अखबार में लिखी हुई बात, पत्रिकाओं में छपी हुई बात एक ऐतिहासिक दस्तावेज बनती थी। आज भी हमारे संसद भवन की लाइब्रेरी में, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पे प्रतिदिन एक मीडिया मॉनिटर बनता है। उसमें पक्ष की खबरें, विपक्ष की खबरें, शासन की खबरें और अपराध की खबरें, ऐसे 3-4 कॉलम बनाए जाते हैं। युग बदला, अब सब लोग वहाँ तक नहीं पहुँचते, सबके मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे वो मीडिया मॉनिटर पढ़ जाता है, बहुत उपयोगी होता है। मैं कहता हूँ कि अखबार पत्र कमाल की चीज़ है कि कई बार बासा अखबार भी कई दिन पुराना हो और अटैची में या अलमारी में बिछाते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ एक रोचक स्टोरी मिलती है। इसलिए कहा गया है लिखी हुई बात जीवन भर चलेगी। वीडियो में दिखाई हुई बात 4 दिन पहले कैप्टन टाइम की क्या हेडलाइन थी, शायद मुझे लगता है उनके संपादक जी को भी सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे देश में पढ़ने का आज भी महत्व है और प्रवीण प्रभात के माध्यम से जो अखबार आ रहा है, मुझे लगता है कि पढ़ने योग्य सामग्री
निश्चित रूप से प्रकाशित करेंगे, क्योंकि हम बीच बीच में इसे चर्चा करते रहते हैं। मेरे मन में आया कि आला उदर को पढ़ना चाहिए, इन्होंने हमें उपलब्ध कराया। हमारे यहाँ पे बुंदेली बड़े साहित्य के कवि थे, ईश्वरी की फागें और ईश्वरी की कविताओं का संकलन इनके पास था, मैं इनसे लेके गया। हमारे बीच में जड़िया जी ने जो लिखा है और जो कुछ इन्होंने गाया है, कहा है, कविताओं में कहा है, वो संग्रहणीय है। और आपको जानकर हैरानी होगी, भारत सरकार गृह मंत्रालय ने जब इनके नाम पर विचार करने की बात की, बुंदेलखंड के साहित्यकार एक जैन साहब ललितपुर के हैं, उनको 2-3 साल पहले पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। इनके काम में और उत्कृष्टता के लिए सरकार के पास एक विशिष्ट टीम होती है, बड़ी गहराई से, बारीकी से के चीज़ों का अध्ययन कर करके, विचार करके इन जैसे सामान्य व्यक्ति को राष्ट्र पटल पर लाने का काम भी हुआ है। उस सबकी पृष्ठभूमि में भी कहीं ना कहीं मैं रहता हूँ। कहने का तात्पर्य है कि लेखन का महत्व है, वाचन का महत्व। सोशल मीडिया में लिखने वाले हों, चाहे वो फेसबुक पर लिखने वाले लोग हों, और चाहे वो जो है यूट्यूब चैनल पर डालने वाले लोग हों, खबर को सनसनी न बनाते हुए, लोगों के भावों का, विचार का सम्मान करते हुए यदि ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कि प्रवीण प्रभात जैसे अखबार और इनके पूज्य पिताजी जो हमारे गुरुजी भी रहे हैं, मामूलिया नाम से उन्हें निकाला होगा, लेकिन वो कोई मामूली इंसान नहीं थे। और ऐसे प्रवीण जी के पिताजी एक बुंदेलखंड के महान साहित्यकारों में हमेशा नाम लिए जाते रहेंगे। डॉक्टर नर्मदा प्रसाद जी गुप्त ने जो मामूलिया का काम शुरू किया, वो मामूलिया प्रवीण प्रभात तक आगे बढ़े, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूँ और परमात्मा से अनुरोध करता हूँ कि इन 4 बातों का कम से कम प्रवीण जी मेरे छोटे भाई हैं, इस नाते जरूर विचार करते हुए अच्छे लोगों की लेखनी और कविताओं को जोड़ते जाएंगे तो निश्चित रूप से लोगों को भी लिखने का मौका मिलेगा और साहित्य जगत की सच्चे अर्थों में सेवा होगी। खबरें तो दैनिक अखबार और सोशल मीडिया से मिलेंगी, प्रवीण जी का प्रवीण प्रभात सच्चे अर्थों में अपने कामों में, लक्ष्यों में सफल हो, ऐसा कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जाने अनजाने में कुछ गलत भी हो गया हो तो उसको आप सब यहीं पर क्षमा करके जाएं, ऐसा अनुरोध करते हुए आपसे निवेदन है कि सभी बातों को समाहित करते हुए अपने समाचार पत्रों की उन्नति में लगे और व्यवस्थित करें, ऐसा मेरा भाव है। धन्यवाद। जब ये लक्ष्य पर जाएगा तो सत्य ही प्रकाशित होगा, सत्य ही प्रसारित होगा और सत्य का ही उजियाला फैलेगा। आदरणीय कह रहे थे कि वो नारद जी थे, तो नारद जी भी कहते सत्यलोक नारद गए, वे भी सत्यलोक की खबरें लाते थे। तो सत्य इसके लिए बहुत ज़रूरी है, सत्य को उजागर किया जाना चाहिए, ये मेरा कहना है। और निश्चित ही आप सब लोग खबरों का पहले सत्यासत्य देखते हैं और उसका फिर प्रतिपादन करते हैं, उसके बाद संपादन करते हैं और फिर निष्पादन करते हैं। प्रवीण जी को ये सब उनकी विरासत में मिला है। हमें मालूम है वे कितने बड़े साहित्यकार के पुत्र हैं। आदरणीय दादाजी ने हिंदी साहित्य का जो अनुसंधान किया, जो अनुशीलन किया, जो विशद व्याख्या का निरूपण किया, वो अमूल्य प्रदेय है। बुंदेली साहित्य की बहुत समृद्ध धरोहर है, जिसके प्रकाश में कई शोधार्थी मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं, आगे करेंगे। तो आज प्रियवर प्रवीण अपनी उसी परंपरा पर चलकर भूमि और भाषा की सेवा में तत्पर है। उनके इस कार्य के लिए मेरी बहुत अशेष ज्योतिर्मय मंगल कामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने साहित्य का नशा किया है और वो सब आज फलीभूत हो रहा है। आप सबकी शुभकामनाएं हैं। ये जो मुझे सम्मान मिला, इसका श्रेय केवल शारदा को जाता है। ये शारदा का ही प्रसाद है। मैं अभी कल परसों ही सो नहीं पा रहा था, तो मैंने 400 पंक्तियाँ लिखी, वो आप सुन लें। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये सम्मान जैसा भी आपके लिए हुआ हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि संस्कृत में यमक श्लेष में बहुत काम हुआ, राजभाषा में हुआ, लोक भाषा में नहीं हुआ। पहले हुआ, लेकिन मैंने कोशिश ये की है कि जो कविता का अलंकार है, जो कविता का शिल्प है, जो कविता का कला पक्ष है,
उसको उद्घाटित किया जाना चाहिए। और बुंदेली में मैंने वो काम किया है, हिंदी में भी किया है, ब्रजभाषा में भी किया है। क्यों? इसलिए कि ये रविंद्र जी, ये कविंद्र केशव की धरती है, ये पद्माकर की धरती है। यहाँ पर शिल्प, अलंकार, अनुप्रास का इतना वो हुआ। कहते हैं जागो देन न चाहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। केशव के एक एक दोहे के 10-10 अर्थ होते हैं, कोई वो श्रवण कर नहीं रहा। मैंने उसकी कोशिश की, माँ शारदा ने मुझे जो दिया वो सब आपकी शुभकामनाओं से है। मैंने एक 4 पंक्तियाँ लिखी, वो आप सुन लें तो काव्य का अनुष्ठान भी पूरा हो जाएगा, आपका कथन भी पूरा हो जाएगा और मेरे मन की बात भी निकल जाएगी। मैं ये जानता हूँ कि जब शारदा पुचकारती है तब बच्चा किलकारी भरता है। जब तक शारदा पुचकार नहीं करती कोई कुछ नहीं लिखता, गद्य हो, पद्य हो, चंपू हो, जो भी हो। तो मैंने 4 लाइनें लिखी, आप सब सुन लें कि माँ ने दुलराया तो देखो किस तरह किलकन उठी, हंस पड़ी तो प्यार की पल्लवित हो पुलकन उठी। पुलकन ही पल्लवित हुई, रोम शरीर रोम निकल आया। माँ ने दुलराया तो देखो किस तरह किलकन उठी, हंस पड़ी तो प्यार की पल्लवित हो पुलकन उठी। बीन की झंकार से सारा गगन गुंजित हुआ, झिलमिलाती गगन चुंबी कीर्ति की चिलकन उठी। और ये सब क्यों हुआ, इसका श्रेष्ठ सुनिए। तेरा ही सारा तमाशा, तेरी ही जादूगरी, यह केवल तेरा ही सारा तमाशा, तेरी ही जादूगरी, तेरा सम्मोहन समूचा, तेरी ही बाजीगरी। ये कोई सिर्फ मैं नहीं करता, ये करने वाला आपको मालूम है हमारे मैहर में शारदा है, हमारे ओरछा में राम राजा है, जो साक्षात स्वयं प्रतिष्ठित मूर्ति है, जिसको पूरे दुनिया में कहते हैं राजा राम कहते हैं। लेकिन हमारे ओरछा में तो राम को लाया गया, फिर उसको राजा बनाया गया, वो राम राजा है, राजा राम नहीं है। ये साक्षात प्रतिष्ठित मूर्ति है। तो तेरा ही सारा तमाशा, तेरी ही जादूगरी, तेरा सम्मोहन समूचा, तेरी ही बाजीगरी। कर दिया पावन कलेवर कृपा की बौछार से, कर गई तू क्या कि ऐसा भर गई ये गागरी, कर गई तू क्या कि ऐसा भर गई ये। बुंदेलखंड से एक ऐसा निर्भीक और निष्पक्ष साप्ताहिक समाचार पत्र निकले जिसमें सब प्रकार की गतिविधियों को स्थान मिले। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अखबार अपने उद्देश्यों में सफल हो और प्रवीण प्रभात अपना नाम आगे बढ़ाता रहे। धन्यवाद। सर वो वाली लाइनें बोल दो, हम वही रिकॉर्ड करना चाह रहे थे। अरे हाँ, इंस्पेक्ट सस्पेक्ट वाली सर। मुझे लगता है कि समाचार पत्रों की दुनिया में 4 शब्द याद रखने की सभी को बहुत आवश्यकता है। अंग्रेजी के 4 शब्द हैं रिस्पेक्ट। आर माने किसी भी विषय की पहले रिस्पेक्ट करके उसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद में जो कुछ कमी मिले तो उसको सस्पेक्ट के रूप में हम देखें। और सस्पेक्ट का मतलब है कि उसमें संदेह क्या क्या चीज़ें जो है हमें उसमें ऐसी लगती हैं जो गहन अध्ययन के बाद लगता है कि उसमें से कमियां निकालना चाहिए, तो सस्पेक्ट है। तीसरा शब्द आता है इंस्पेक्ट। किसी भी चीज़ का गहराई से बारीकी से निरीक्षण करना है, वो इंस्पेक्ट है। और चौथी चीज़, जब इन तीनों को हो जाए तभी उसको पब्लिश करना चाहिए, क्योंकि आपकी एक छोटी हुई लिखी हुई बात किसी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकती है, बहुत बड़ा बदलाव कर सकती है और किसी के व्यक्ति के जीवन का बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकती है। इसलिए हमने कहा रिस्पेक्ट, सस्पेक्ट, इंस्पेक्ट और पब्लिश, ये समाचार पत्र के लिए 4 महत्वपूर्ण बिंदु होने चाहिए। इससे बहुत अच्छा होगा।